हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ो पढ़ाओ में। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 6 ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। तो इसमें सबसे पहले पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप माने उस जगह को हम बात कर रहे हैं, उस जगह के बारे में जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये स्थलों का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थल रूप, उसके निर्माण की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले दो प्रक्रिया आती है, इंटरनल प्रक्रिया और एक्सटर्नल, माने आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया क्या होती है कि पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, जिस गति पृथ्वी के अंदर की गति और बाहर की गति। आंतरिक गति जो होती है उसके कारण से पृथ्वी के अंदर अनेकों बार हमें ये देखने को मिला है कि कहीं ज्वालामुखी विस्फोट, कहीं अंदर से गर्म पानी, इस तरह का चीज जब आंतरिक क्रिया होती है तब। इस और भी आंतरिक क्रिया क्या होती है कि इस आंतरिक क्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धसी हुई होती है। बहुत स्थानों पर ऐसा होता है कि पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण कहीं पृथ्वी ऊपर उठ जाती है तो कहीं धसी हुई होती है। तो ये होता है इंटरनल प्रोसेस। इससे क्या होता है, धसी हुई होने का अर्थ है या ऊपर उठा हुआ होने का अर्थ है कि कहीं पे मिट्टी का जमाव ज्यादा हुआ आंतरिक क्रिया से, कहीं आंतरिक क्रिया के कारण वही गड्ढे बन गए हैं, तो ये हुआ। बाह्य प्रक्रिया क्या है? बाह्य प्रक्रिया, ये दो प्रक्रिया से क्या होता है कि स्थलों का निर्माण होता है। तो बाह्य प्रक्रिया, एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? ये सतह के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया होती है। अब बनना टूटना क्या, सतह मतलब क्या है, मिट्टी से बात हो रहा है, तो मिट्टी का लगातार बनना और टूटना ही होता है बाह्य प्रक्रिया, एक्सटर्नल प्रोसेस। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को, पृथ्वी की सतह को टूट कर जो घिस जाता है उसे अपरदन कहते हैं। इससे सतह नीची हो जाती है। एरोजन जिसे हम कहते हैं, द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एरोजन, इट लोअर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। एरोजन या अपरदन की वजह से क्या होता है, मिट्टी का कटान होता है, स्थल टूटकर निकलते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है निक्षेपण, डिपोजिशन। डिपोजिशन, द रीबिल्डिंग ऑफ द surface through the accumulation of eroded material is called deposition। अपर्दित पदार्थों के पुनः जमाव की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इससे सतह का निर्माण फिर से होता है। जो मिट्टी कट कर बह गई, टूट कर, कट कर, कोई कारण से, पेड़ों के उखड़ जाने से या कोई अनेकों कारण से अपरदन जब हो जाता है, एरोजन हो जाता है, तो मिट्टी कट कर बह के निकल गई, लेकिन वापस से जब मिट्टी वही जम जाती है, वो वापस से मिट्टी वहां जम जाती है, मिट्टी का जमाव हो जाता है, तो उसे डिपोजिशन कहते हैं, यानी कि निक्षेपण कहते हैं। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा भी हो सकती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को, स्थल का जो रूप है उसको ऊंचाई के आधार पे, ढाल के आधार पे, पर्वत, पठार और मैदान में बांटते हैं। ये स्थल रूप को ऊंचाई के आधार पर, ढाल के आधार पे, पर्वत, पठार और मैदान में हम लोग बांटते हैं ये स्थल रूप को। तो पहला जो भाग होता है वो होता है पर्वत। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई प्राकृतिक होती है। पर्वत का जो होता है ना, शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। शिखर क्या होगा, ऊपर का भाग छोटा होगा और आधार जो होगा चौड़ा होगा, या आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी भी होती जाती है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो कुछ पर्वतों पर, तो ये हमने मोटा मोटी बात की पर्वतों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं तो हिमानी के बारे में। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, जिसे हिमानी कहते हैं। कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर पाए जाते हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी जलवायु होती है जहाँ निवास करने वाले लोगों का जीवन अत्यधिक कठिन होता है।
अब बात करते हैं हिमानी के बारे में, हमने जाना, तो अब हम लोग पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जब एक when mountains are arranged in a continuous line or chain it is called a range। पर्वत श्रृंखला इसे जब लगातार एक क्रम से सजी हुई होती है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हिमालयन, एल्प्स, एंडीज, ये सब पर्वत इसके उदाहरण है। अच्छा, अभी हमने बात की कि कुछ पर्वत जो होते हैं वो समुद्र के कुछ माने समुद्र के भीतर भी होते हैं। वो समुद्र के भीतर का क्या पर्वत है? तो एक पर्वत है जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रशांत महासागर में स्थित है मोनोकी पर्वत, जो कि हवाई द्वीप भी है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। और कितना गहरा है ये? 10,205 मीटर, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक गहरा है। ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में। ठीक है, पर्वत श्रृंखला के बारे में अब हमने जाना। अब हम जान रहे हैं कि पर्वतों की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। इसके आकार ऊंचाई में भिन्नता के आधार पर इसे कुछ प्रकार में बांटा गया है। वो प्रकार है वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत किसे कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत किसे कहते हैं, इसे जानना जरूरी है। तो वलित पर्वत होता है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ ईच क्रस्ट लेयर्स, वेरी रुग्ड रिलीफ एंड कॉनिकल पीक्स। इसकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर जो होता है वो कॉनिकल सक्वाकार होते हैं। समझे? इसकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर जो होते हैं सक्वाकार होती है। इन्हें वलित पर्वत कहते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक हलचल की मोड़दार, मोड़ मोड़ कर जो बना हुआ है, आंतरिक जो पृथ्वी का इंटरनल प्रक्रिया हुआ है, आंतरिक हलचल की मोड़दार प्रक्रियाओं से ये बनते हैं। उबड़ खाबड़ होते हैं, शिखर सक्वाकार होते हैं। अच्छा, इंडिया का जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत श्रृंखला का सबसे पुराना वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया से श्रृंखला घिस भी जाती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भ्रंशोत पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। जब बड़ा भूभाग टूटकर वर्टिकली विस्थापित, मतलब कोई भाग टूटकर एकदम सीधे भाग में सीधे खड़े हो जाते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मतलब माने लेटा हुआ, तो ऊर्ध्वाधर रूप से जब विस्थापित हो जाते हैं उसको भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ऊपर उठे हुए खंडों को उत्खंड कहते हैं, नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका वंश कहते हैं या ग्राबेन कहते हैं। क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण इसी तरह होता है। ऊपर के भाग को होस्ट बोलते हैं, जब नीचे का भाग धंस जाता है उसको ग्रेबेन्स बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा राइन वैली, वोसेक माउंटेन यूरोप में है, इसका उदाहरण है। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी की क्रियाओं से बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामो इस तरह का पर्वत का एग्जाम्पल है। फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका लावा, उसका राख से जो पर्वत तैयार होता है उसको वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि इन सब का, ये जो पर्वत के बारे में हमने पढ़ा, तो पर्वत का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फायदा है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे पहले पर्वत जो होते हैं जल के संग्राहकार होते हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर, जल के भंडार। कई नदियों का स्त्राव, कई नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है यही जल। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली में किया जाता है। नदी घाटी वेदिका कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वत में अलग अलग तरह की वनस्पति भी होती है, बायोडाइवर्सिटी और अलग होती है। पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, फ्लोरा फोना होते हैं। ऐसी वनस्पति जो शायद सामान्य जगह पे हमें ना मिल पाए, ये होती है।
इसके अलावा इन्हें हमें यहाँ से ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, ये सारे चीज प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक प्राकृतिक सुंदरता होती है पर्वत में, जिसके कारण से पर्यटक जो है यहाँ यहाँ की सुंदरता देखने के लिए खींचे चले आते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग जैसे खेलों के लिए पर्वत काफी प्रसिद्ध है। ऐसे खेल यहाँ खेले जा सकते हैं। हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर ये खेल खासकर खेले जाते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं तो पठार के बारे में। पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा होता है और इसकी ऊपरी भाग मेज के समान समतल होता है। इसका ऊपरी भाग जो होता है वो मेज के समान, वो टेबल के समान जो होता है समतल होता है। अब a plateau is an elevated flat land. It is a flat topped tableland standing above the surrounding area. तो पठार जो होते हैं वो मेज के समान समतल होते हैं। चलिए दोस्तों, तब हम आज पढ़ रहे हैं पठार। पठार के बारे में हमने जाना कि पठार जो है उठी हुई और ऊपर से समतल भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है। इसकी ऊपरी भाग मेज के समान होती है, टेबल के समान इसका ऊपरी भाग होता है। भारत की सबसे पुरानी पठार है दक्कन का पठार, भारत में स्थित है। इसके बाद आता है तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4000 से 6000 मीटर होती है। इसके बाद आता है खनिज भंडार। पठार जो है हमारे देश की भौगोलिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यही है कि पठारों पर उपस्थित खनिज भंडार, पठार खनिजों के बहुत बड़े भंडार होते हैं। जैसे अफ्रीका का जो पठार है वो सोना और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर पठार जो है लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो पठार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम पढ़ते हैं मैदानों के बारे में, प्लेन्स के बारे में। मैदान क्या होते हैं? सामान्यतः समतल भूमि के बहुत बड़े भूभाग होते हैं। ये लगभग समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर जनरली नॉट मोर देन अबव 200 मीटर्स सी लेवल, मीन सी लेवल, मतलब ये 200 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। इसका निर्माण जो होता है इसका निर्माण जो होता है, अधिकांश मैदान नदी और उनकी सहायक नदी जब बहकर अपने साथ मिट्टी लेकर आती है और उसको जब जमा कर देती है तो उसी से मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ इसकी उपयोगिता क्या है? मैदान का बहुत ज्यादा उपयोगिता है, क्योंकि ये मिट्टी जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है यहाँ की। यहाँ परिवहन हो सकता है, यहाँ मकान बन सकते हैं, पक्के घर बन सकते हैं, खेती, उपजाऊ मिट्टी होने के कारण खेती भी आसानी से उपलब्ध होती है और जल की सुविधा तो होती ही है। जनसंख्या, जब इतनी सुविधा मिले तो जनसंख्या का बसना तो साधारण है। मैदान विश्व के सबसे अधिक बसे हुए सघन जनसंख्या वाले भाग होते हैं। जैसे भारत में गंगा का मैदान, यहाँ सबसे अधिक लोग बसे हुए डेंस एरिया है यहाँ पर, ये गंगा का मैदान। अब स्थल रूप और लोग कैसे प्रभावित होते हैं एक दूसरे को, कैसे करते हैं प्रभावित एक दूसरे को? तो लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, मानव विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पर भिन्न भिन्न तरीकों से जीते हैं। जैसे कि पर्वतीय जीवन की बात करें, माउंटेन्स पर, तो माउंटेन्स पर जीना मुश्किल है। यहाँ की जलवायु कठोर होती है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, परिवहन नहीं होता है। और अगर मैदानी भाग की बात करें तो इजियर एंड मोर कन्वीनियंट। क्यों? क्योंकि अपेक्षाकृत यहाँ पे फार्मिंग हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, रहने के लिए सुविधा है, सभी चीज की सुविधा है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो वी मस्ट अवॉइड पॉल्यूटिंग लैंड वाटर। अगर हम कहीं रह रहे हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि उसके आसपास गंदगी फैलाएं। जहां हम रहते हैं वहां हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उस जगह को हम साफ सुथरा रखें। सड़क पर कचरा ना फेंकें, जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं और अपने पर्यावरण को बचा के रखें, हम अपने लिए और अपने भविष्य के लिए। तो हमने ये पढ़ा चैप्टर क्लास 6 का, चैप्टर 6 जो है हमने कंप्लीट किया। अब इसके
अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 6 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 6 का। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ आर, प्रमुख स्थल रूप हैं पर्वत, पठार, मैदान, माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए माउंटेन एंड ए प्लेट्यू, पर्वत और पठार में क्या अंतर है? तो पर्वत और पठार में अंतर यह है कि धरती की प्राकृतिक ऊंचाई जिसका ढाल तीव्र होता है उसे पर्वत कहते हैं। नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस विथ स्टीप स्लोप्स, ये होता है पर्वत। जिसकी ढल ढल ढाल जो होती है, ढलान जो होती है, तीव्र होती है, उसे पर्वत कहते हैं। लेकिन पठार की बात करें तो उसका जो आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ समतल भूभाग, उसका मेज के आकार का भूभाग, ऊपर का भाग जो होता है मेज के समान होता है, जैसे हमने पढ़ा भी था। इसके बाद शीर्ष भाग सक्वाकार या नुकीला शीर्ष होता है, ये पर्वत का, लेकिन पठार का मेज की तरह। दूसरा उदाहरण हो गया हिमालय, आल्प्स और एंडीज की पहाड़ियां पर्वत के उदाहरण, जबकि दक्कन का पठार और तिब्बत का पठार पठार के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ माउंटेन, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, भ्रंशोत पर्वत, ब्लॉक माउंटेन और ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन आर फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट कंप्रेस्ड, जैसे हिमालय और एल्प्स। भूपटल में मोड़ या वलय से बनते हैं वलित पर्वत, उदाहरण के लिए हिमालय का पर्वत और आल्प्स पर्वत। ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत विशाल भूभाग टूटने व ऊर्ध्वाधर स्थापित होने से ये बन जाते हैं। जब बड़े भूभाग टूटते हैं और वो एकदम वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, सीधे रूप में डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, तो ये बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स या भ्रंशोत। राइन घाटी या वर्सेज घाटी इसके उदाहरण। वोल्केनिक माउंटेन्स क्या है? ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण जो बनते हैं, जैसे कि फॉर्म ड्यू टू वोल्केन, जैसे उसके अंदर लावा बनना, उसके अंदर जो फटने के बाद उसका राख निकलना, उसके द्वारा जब बनता है वोल्केनिक माउंटेन्स कहलाता है। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं ये, जैसे माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा वोल्केनिक माउंटेन। हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? तो माउंटेन आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस या मैंस टू स्टोर हाउस ऑफ वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरा एंड फोना, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, जल के भंडार के लिए आवश्यक है, जल विद्युत निर्माण के लिए आवश्यक है, वन्य उत्पाद के लिए आवश्यक है, पर्यटन और खेल के लिए आवश्यक है। जल के भंडार, तो पर्वतों में अनेक नदियों का उद्गम पर्वत में स्थित हिम नदी बर्फ जब जमकर वो नदियां बना देती है, हिम नदियां होती है, तो उससे होता है। तो पर्वत जो होता है जलों का स्तोत्र होता है। इसके अलावा इस बहते जल से हम लोग पनबिजली उत्पादन भी करते हैं। वाटरफॉल एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर आर हार्नेस्ड फॉर पावर इलेक्ट्रिसिटी। वन्य उत्पाद, ईंधन, चारा, जड़ी बूटियां और लकड़ी प्राप्त होता है वन्य उत्पाद से। फ्लोरा फोना, टूरिज्म स्पॉट, जब पर्वत बनते हैं तो इनका दृश्य बड़ा मनोरम होता है और यहाँ पर्यटन और खेल खिलाड़ी अपने आप खींचे चले आते हैं। स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग जैसे खेल पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पर होते हैं। हावर प्लेन फॉर्म, मैदान कैसे बनते हैं? मैदानों का निर्माण मुख्यतः नदियों और उनके सहायक नदियों द्वारा होता है। नदियां पर्वतों के ढालों पर बहते हुए अपर्दन करती है। वे अपने साथ बालू, सिल्ट, पत्थरों को अपनी घाटियों में निक्षेपित करके जमा करती है और उपजाऊ मैदान बनाती है। इससे मैदान का निर्माण होता है। वाई आर रिवर प्लेन थिकली पॉपुलेटेड, क्यों नदियों वाले निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं? कारण यही है कि यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण यहाँ पर बसना और आसान हो जाता है। यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। समतल भूमि होने के कारण मकान बनना, सड़क, रेल नेटवर्क बिछाना आसान होता है। पीने का, सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होता है और जल ही तो जीवन है। इसी कारण से नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? कि पर्वतों में जीना मुश्किल होता है, जैसे कि यहाँ की कठोर और अत्यधिक ठंडी जलवायु जीवन को कठिन बनाती है।
खड़ी ढाल होने के कारण सड़क, रेल, मकान बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। कृषि के लिए समतल भूमि नहीं मिलती है, यही कारण से पर्वतों पर जीना मुश्किल होता है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पर्वत पहाड़ियों में किस मामले में भिन्न होते हैं? पर्वत पहाड़ियों से किस मामले में भिन्न होता है? तो ऊंचाई के मामले में भिन्न होता है। हिमनदी ग्लेशियर कहाँ पाई जाती है? ये पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो चाइना में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। अच्छा, समतल या कम ऊंचाई वाली समतल भूमि को क्या कहते हैं? प्लेन्स, मैदान। हिमालय एंड आल्प्स फोल्ड पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। हाँ, वलित पर्वत श्रृंखला। डैश क्षेत्र खनिजों के प्रचुर भंडार है। पठारी क्षेत्र खनिजों के प्रचुर भंडार है। पर्वतों की एक श्रृंखला को पर्वतमाला कहते हैं। मैदानी क्षेत्र कृषि कार्य हेतु अत्यधिक उपजाऊ एवं उपयोगी होती है। तो हमने चैप्टर 6 को भी अच्छी तरह से इसका क्वेश्चन आंसर करके इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।